इंट्रोडक्शन बालाजी के लिए भी एक नया टॉपिक रहेगा सो दैट कि ये नहीं रहेगा कि जावास्क्रिप्ट पहले से पता होना था क्या था क्या नहीं। 9 to 10:30 क्लास 10:30 अप्रैल मंथ। तो आज हम लोग देख रहे हैं जेक्वेरी के बेसिक्स में जेक्वेरी इंट्रोडक्शन। So the purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website. So JavaScript की लाइब्रेरी ही है जो jQuery है, वो क्या है? jQuery से JavaScript लाइब्रेरी। अब इसको लिखा किसने? इसको लिखा है गूगल ने। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि अर्लियर अगर हम लोग बात करें 2008 तक या 2014 तक की, तो जावास्क्रिप्ट के साथ एक प्रॉब्लम था जो HTML के साथ था कि जब HTML4 इंट्रोड्यूस हुआ तो वो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग सपोर्ट था। कोई टैग किसी उसमें ब्राउज़र में काम कर रहा है, कोई टैग किसी ब्राउज़र में काम नहीं कर रहा है। सेम प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट के साथ भी थी और 2008 तक तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि आपने जावास्क्रिप्ट कोई कोड लिखा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में सबसे बढ़िया सपोर्ट था, बाकी में काम नहीं कर रहे। तो पहले प्रॉब्लम आती थी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो गूगल ने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक लाइब्रेरी लिखी जावास्क्रिप्ट को रिफाइन करके, उसका नाम था jQuery। jQuery में क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ पहले से डिफाइन किया और यहाँ से बस हमें फंक्शन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक तरह से समझो कि मैंने एक्सटर्नल CSS लिख दिया, बस क्लास का नेम बताते जाना है और यूज़ करते जाना है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी jQuery के नाम से लिखी। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये हर एक ब्राउज़र में काम करती थी, चाहे मॉडर्न हो चाहे ओल्डर हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए jQuery को इंट्रोड्यूस किया गया। बट अब jQuery यूज़ में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि jQuery से भी एडवांस लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम आगे चल के जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एक टॉपिक vanilla.js। हाँ, तो वनीला क्या है? वो जावास्क्रिप्ट और jQuery दोनों का ब्लेंड है। ठीक है, और उसका नाम पड़ा vanilla.js। तो जैसे जावास्क्रिप्ट से फास्ट है jQuery और इन दोनों से फास्ट है vanilla.js। ठीक है, तो वक्त बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, एक से बेस्ट एक से बढ़िया चीज़ आपको मार्केट में मिलती रहती है। तो jQuery आपके कोर्स कंटेंट में दिया हुआ है और सिर्फ अरीना में अगर देखा जाए तो मैं आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या 2022 में बैच के अंदर पढ़ाया था, नहीं तो हम jQuery पढ़ाते नहीं किसी को भी। पीछे रीज़न क्या है कि अभी ये यूज़ में नहीं है, आउट ऑफ यूज़ हो चुकी हैं चीज़ें। हो सकता है कल को कहीं जॉब पर जाओ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, तो कोई प्रोजेक्ट में jQuery लगा हुआ हो तो आपको समझ में आना चाहिए, उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, jQuery greatly simplifies JavaScript programming and jQuery is easy to learn. What you should already know before you start studying jQuery, you should have a basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript. So what is jQuery? jQuery is a lightweight, write less, do more JavaScript library. The purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website. jQuery takes a lot of common tasks that requires many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into method that you can call with a single line of code. jQuery also simplifies a lot of complicated things from JavaScript like Ajax, calls and DOM manipulation. Ajax means asynchronous JavaScript XML। बिना पेज को रिफ्रेश कराए हम किसी एरिया में अगर नया डेटा लेके आ पा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है Ajax। ठीक है, DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। The jQuery library contains the following feature: HTML DOM manipulation जो कि JavaScript करती है, with the help of jQuery कर सकते हैं हम लोग। CSS को मैनिपुलेट कर सकते हैं, HTML के इवेंट मेथड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट एंड एनिमेशन हम डाल सकते हैं, Ajax को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड यूटिलिटीज़ में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। टिप: in addition, jQuery has plugin for almost any task out there. Why jQuery? There are lots of other JavaScript libraries out there, but jQuery is probably the most popular and also the most extendable. Many of the biggest companies on the web use jQuery such as Google, Microsoft, IBM
एंड नेटफ्लिक्स, इन सभी ने इसका यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी जाने माने प्रोजेक्ट्स हैं। IBM कंपनी है, देखो जो विंडो मशीन होती है ना, इसको IBM कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे हाँ, जैसे होता है ना एप्पल, तो एप्पल का अगर डेस्कटॉप की बात आती है तो उसको बोलते हैं मैकिनतोश, वैसे ही विंडो पीसी को बोला जाता है IBM कंप्यूटर। तो IBM एक कंपनी है IT सेक्टर में जो बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम करती है डिफरेंट। हाँ, so will jQuery work in all browsers? The answer is the jQuery team works. The jQuery teams knows all about cross-browser issues, and they have written this knowledge into the jQuery library. jQuery will run exactly the same in all major browsers. 5 मेजर ब्राउजर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एज, सफारी, फायरफॉक्स और आपका ओपेरा और क्रोम। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे jQuery के साथ उसको समझते हैं। Adding jQuery to your web page. So there are several ways to start using jQuery on your website. You can download the jQuery library from jQuery.com, or you can include jQuery from a CDN like Google. तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर आएंगे, इस तरह से गूगल में सर्च कर लेंगे। और आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा होस्टेड, और यहाँ से आप सीधे क्लिक करेंगे jQuery, और ये jQuery के 3 वर्जन आपको मिल जाएंगे यहाँ से 1, 2, 3। तो लेटेस्ट जो चल रहा है वह है 3.7.1, ठीक है। और ये साइट है जहाँ से आप इसको लेके आ सकते हो। आज तक कितने अपडेट आए, तो शुरू हुआ 1.2.3 से, इस तरह से इसके अंदर चेंजेस होते गए वक्त के साथ साथ, और 3.7.1 के बाद इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया, ठीक है। इतने अपडेट आए थे इसके, इसको बोलते हैं माइक्रो अपडेट। So downloading jQuery, there are 2 versions of jQuery available for downloading. One is production version. This is for your live website because it has minified and compressed. Second is development version. This is for testing and development, uncompressed and readable code. तो जैसे आपको मैंने CSS जब पढ़ाया था तो कोड कंप्रेस करना सिखाया था, मिन फाइल जो हम लोग बनाते थे CSS कंप्रेसर पर जाके, उसी तरह से जब आप कोई jQuery की फाइल लेके आओगे तो वो आपको इस तरह से मिलेगी, min.js। min मीन्स मिनीफाइड। अब जैसे आप लोग गूगल ओपन करते हो, ये हमारी गूगल की साइट है, आप Ctrl+U प्रेस करते हो तो इस तरह से बहुत कुछ लिखा रहता है यहाँ पर, है ना। ये सब है क्या, ये jQuery लिखी हुई है इसमें, ठीक है, ये सब jQuery है। तो यानी कि एक लाइब्रेरी पहले से बनी बनाई है जो इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे डाली हुई है इस तरह से। आपको ये लिखना नहीं होता क्योंकि लाइब्रेरी तो ऑलरेडी लिख के डाल दी गई, ठीक है। अगर हम यहाँ से jQuery.com पर आते हैं, ये jQuery का अपना CDN यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी लाइब्रेरी पहले से लिख दी गई इस तरह से। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको तो बस ये पता होना चाहिए किस फंक्शन को उठा के लगाने से क्या बनेगा, हम वो पढ़ेंगे, ना कि jQuery लिखना। jQuery तो लिख दी गई गूगल के थ्रू, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, सब पहले से डिसाइडेड है। आप बस उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो कि भाई मुझे इसमें चलो कलर बदल देता हूँ, या मैं कुछ विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ, इस तरह की चीज़ें। सो अगर हम लोग लाइव जा रहे हैं तो हमें यूज़ करना होगा इस तरह से फाइल को, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें करना है चेंजेस वगैरह, तब आप डेवलपमेंट वाले पार्ट के साथ जा सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं आती है। बोथ वर्जन्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम jQuery.com, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप डाउनलोड करके ला सकते हो। तो ऐड कैसे करेंगे, द jQuery लाइब्रेरी इज अ सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल एंड यू रेफरेंस इट विद द HTML स्क्रिप्ट टैग। देख रहे हो, जिसमें जावास्क्रिप्ट लिखते हैं उसी में ही jQuery भी चलती है। तो स्क्रिप्ट src में आपको jQuery को कॉल करना, और इसका एक्सटेंशन भी .js ही होता है, तो इसको हेड में डालना होता है। प्लेस द डाउनलोडेड फाइल इन द सेम डायरेक्टरी एज द पेजेस वेयर यू विश टू यूज इट। अब देखो, डाउनलोड तो तब करना होगा जब आपके कंप्यूटर में नेट ना हो। अगर आपके पीसी में नेट कनेक्टेड है तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे CDN लेना है गूगल से और अपने हेड में लाके कॉल कर देना है। बात करेंगे jQuery CDN।
इस तरह से आपको यूज़ करना है. If you don't want to download and host jQuery yourself, you can include it from a CDN, full form होता है Content Delivery Network. So Google is an example for someone who hosts jQuery. तो ये आपको इस तरह से पाथ अपना कॉल करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर. और ये आपका देखो, मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कुछ कंटेंट हाइड हुआ, तो इसके पीछे कुछ कोड है. तो ये jQuery की लाइब्रेरी, हमने बस यहाँ से क्या करा, ये फंक्शन निकाले हमने इस तरह से. ठीक है, अभी समझ जाओगे किससे क्या होता है. अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है. वन बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग द होस्टेड jQuery फ्रॉम गूगल. ठीक है, सो मैनी यूजर्स ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड jQuery फ्रॉम गूगल व्हेन विजिटिंग अनदर साइट. एज अ रिजल्ट इट विल बी लोडेड फ्रॉम कैशे व्हेन दे विजिट योर साइट, which leads to faster loading time. Also, most CDNs will make sure that once a user requests a file from it, it will be served from the server closest to them, which also leads to faster loading time. तो CDN से क्या फ़ायदा होता है, जैसे हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जब भी किसी वेबसाइट पर इस तरह से कोई लाइब्रेरी CSS जावास्क्रिप्ट लगी होती है, तो आपके ब्राउज़र के सेशन में टैब में डाउनलोड हो जाती है. अब जब आप उस वेबसाइट को फ्यूचर में दोबारा विजिट करने जाओगे तो ये आपके कंप्यूटर से ही एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट तेज़ी से लोड होगी. लेकिन अगर आपने सर्वर पर रखा होगा अपना खुद से बना के, तो हर बार रिक्वेस्ट चलाने पर वो लोड होगा और टाइम लगाएगा. ठीक है, तो इसलिए CDN को प्रेफर करना चाहिए, ना कि इस तरह से. हाँ, डाउनलोड करके तब चलाओ जब आपके कंप्यूटर में नेट ना हो. सीखने के लिए चला रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए चला रहे हो, बट विजिटर तो ऑनलाइन ही चलाएगा ना, तो इसलिए होस्ट करके चलाना है. सिंटैक्स की बात करेंगे, क्या क्या सिंटैक्स होते हैं. सो with jQuery you select query HTML elements and perform actions on them. So jQuery syntax is tailor made for selecting HTML elements and performing some actions on the element. So basic syntax is $. अगर आपको जावास्क्रिप्ट में डॉलर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर jQuery इंटीग्रेटेड है. सो डॉलर सेलेक्टर का नेम और एक्शन, ये सिंटैक्स होता है. सो जैसे $साइन टू डिफाइन एक्सेस jQuery, यानी कि डॉलर लिखने से jQuery एक्सेस होती है आपकी. अ सेलेक्टर टू क्वेरी और फाइंड HTML एलिमेंट, जैसे यहाँ पर आप P लिख सकते हो, क्लास का नेम बता सकते हो, ID का नेम बता सकते हो. अ jQuery एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट, कि आपने क्या कराना है एक्शन में, जैसे क्लिक करना है, हाइड करना है, फेड करना है, वो चीज़ें. तो जैसे कि हमने लिखा $this.hide, तो ये हाइड क्या करेगा, हाइड द करंट एलिमेंट. अगर दिस लिखा है, हमने लिखा का $p.hide, तो पेज में जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको हाइड करेगा. हमने लिखा $.test.hide, तो जहाँ पर भी टेस्ट की क्लास होगी वो हाइड हो जाएगा. $#test, तो यानी कि जो ID होगी टेस्ट, सिर्फ पर्टिकुलर वो आपका हाइड होगा. समझ आ रहा है, यानी कि दिस सेल्फ के लिए, P जितने भी नंबर ऑफ P एलिमेंट होंगे उनके लिए, .test जितनी जगह पर टेस्ट की क्लास होगी, और ID टेस्ट यानी कि यूनिक होगी, तो एक पे ही काम करेगा. सो आर यू फेमिलियर विद CSS सेलेक्टर? तो आप लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी, CSS आप पढ़ चुके हैं. सो jQuery uses CSS syntax to select elements, so you will learn more about the selector syntax in the next files. So the document ready event की बात करेंगे. You might have noticed that all jQuery methods in our examples are inside a document ready event. तो जब भी आप jQuery को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपने लिखना है $document.ready. अब जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वहाँ लिखते हैं document.write, यहाँ चलता है document.ready फंक्शन, और जो भी आपने काम कराना है वो आप लॉजिक अपना इसके अंदर लगाओगे. तो जब भी jQuery चलेगा हर बार इतना आपको लिखना ही है. समझ गए? सो दिस इज टू प्रिवेंट एनी jQuery कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट is finished, loading is ready. It is good practice to wait for the document to be fully loaded and ready before working with it. This also allows you to have your JavaScript code before the body of your document in the head section. So here are some examples of actions that can fail if methods are run before the document is fully loaded. So trying to hide an element that is not created yet,
and trying to get the size of an image that is not loaded yet. So टिप क्या है, द jQuery team has also created an even shorter method for the document ready event. यानी कि आप इतना ना लिख के इतना भी लिख सकते हो डॉलर फंक्शन, और आप शॉर्ट में भी काम कर सकते हो. ये लिखना डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, आप सीधे डॉलर और फंक्शन. समझ गए? So use the syntax you prefer. We think that the document ready event is easier to understand when reading the code. तो ये कोड ने क्या काम किया, जब तक आपका पूरा HTML लोड नहीं होगा तब तक jQuery आपकी काम नहीं करेगी. इससे फ़ायदा क्या होगा, मिस फायर नहीं होगा. ठीक है कि भाई मैं कोड चला रहा हूँ, एलिमेंट लोड हुआ नहीं और आपका आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये आपको सेव कर लेगा वहाँ पर. तो ये क्या कहता है कि जब तक डॉक्यूमेंट रेडी ना हो जाए तब तक चलने मत दो, तब तक रोक के रखो इसको, और जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब कोड चालू होगा जावास्क्रिप्ट का. दोनों ही सेम है. मैंने ये बता रहा कि इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम है. ठीक है. नेक्स्ट सेलेक्टर के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. सो jQuery सेलेक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द jQuery library. So jQuery selectors allow you to select and manipulate HTML elements. jQuery selectors are used to find or select HTML elements based on their name, ID, class, types, attributes, value of attributes and much more. It is based on the existing CSS selector, and in addition it has some own custom selector. So all selectors in jQuery start with the $sign and parenthesis. तो आपको लिखना है डॉलर और बनाना ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं. चलो तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर. जैसे हम लोग CSS में एलिमेंट सेलेक्टर समझते हैं, तो द jQuery एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम. सो यू कैन सेलेक्ट ऑल P एलिमेंट्स ऑन अ पेज लाइक दिस. आपने लिखा डॉलर और एलिमेंट का नेम डबल कोट. ध्यान रखना सिंगल कोट नहीं चलाना है. So when a user click on a button, all P elements will be hidden. तो देखो ये तो आपका हर बार कॉमन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. हमने बताया डॉलर बटन, बटन इज एलिमेंट. बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा, क्या, P एलिमेंट हाइड हो जाए. तो जैसे हम लोग यहाँ से इसको रन करेंगे, जितने पैराग्राफ थे सब हाइड हो गए हमारे. अब यही काम अगर आप जावास्क्रिप्ट में करोगे तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाइड का जो लॉजिक आपको नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि हाइड की स्क्रिप्टिंग जो है वो लाइब्रेरी में है. तो आपने सिर्फ हाइड बता दिया, आपका काम हो गया. द ID selector, the jQuery ID selector uses the ID attribute of an HTML tag to find the specific element. An ID should be unique within a page. यानी कि एक पेज में एक नाम के दो ID एग्जिस्ट नहीं करेंगे. So you should use the ID selector when you want to find a single unique element. To find an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of a HTML element. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं $ID test. तो क्या होगा, ये टेस्ट ID को फाइंड करेगा और उस पर्टिकुलर को हाइड करेगा. ठीक है, तो कंट्रोल यू करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर. तो यहाँ पर ID टेस्ट अवेलेबल है. दिस इज अनदर पैराग्राफ. तो देखो ये टेस्ट को ही टारगेट करेगा और उसी को ही हाइड करेगा. रिलोड अगेन, क्लिक हियर. नेक्स्ट क्लास. क्लास के लिए ध्यान रखना है डॉट लगाकर बताना है, जैसे आईडी के अंदर आपने किया. द jQuery डॉट क्लास सेलेक्टर फाइंड्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास. To find elements with a specific class, write a period character followed by the name of the class. So हम यहाँ पर बता रहे हैं डॉट टेस्ट को हाइड करो. तो यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे. हमने दिस इज अ पैराग्राफ को टेस्ट क्लास ऑफर की हुई है. जैसे आप क्लिक करेंगे ये पार्ट आपका हाइड हो गया. और हमने किसको ये क्लास ऑफर की थी, हमने हेडिंग को भी यही सेम क्लास दी थी. तो दोनों एलिमेंट हमारे सिंगल क्लिक में हाइड हो जाएंगे. Next, when a user click on a button, the element with class test will be hidden. Click again, press Ctrl U. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपके क्लिक और दोनों आपके हाइड इस तरह से.
चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, पढ़ा है ना हमने CSS में, हम लोग लिखते हैं मार्जिन पैडिंग 0 सबसे टॉप में। तो यानी कि सारे एलिमेंट अगर मैंने लिख दिया इस तरह से कि भाई यहाँ पर स्टार डॉट हाइड, तो क्लिक करते पेज में जो भी होगा सब गायब, है ना। तो सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स, एग्जाम्पल हमने क्लिक किया सब हाइड हो गया। फिर क्या है दिस, तो यानी कि जिस पर लगा होगा उसी पर ही काम करेगा। तो यहाँ पर कोड में आते हैं, इस बार हमारे किसी भी एलिमेंट पर कोई भी क्लास या कोई भी आईडी नहीं है, हम यहाँ बोल रहे हैं दिस डॉट हाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ बटन गायब, बटन पे लगाया था ना कोड, हाँ बटन पे तो कोड चला कि ऑन क्लिक, तो उस पर लगा दिस डॉट हाइड तो बटन हाइड हो गया। फिर क्या है पी डॉट इंट्रो, यानी कि पैराग्राफ में जहां पर भी इंट्रो क्लास होगी ये उसको टारगेट करेगा, ठीक है। अगर वही क्लास आप हेडिंग पर लगा दोगे इस बार तो हेडिंग हाइड नहीं होगा इस बार। तो यहाँ देखो हमने क्लास इंट्रो दोनों जगह पर दी हुई है, लेकिन यहाँ बताया हमने पी डॉट इंट्रो, तो पैराग्राफ पे ही चलेगी ना सिर्फ, तो देखो सिर्फ पैराग्राफ पर एप्लीकेबल है। इस तरह से पी फर्स्ट, तो फर्स्ट पर चलेगा, ठीक है। यूएल के एलआई फर्स्ट, अभी तुमने सब पढ़ रखा है तो तुम्हें अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसके अंदर। ये CSS है सारी, CSS जैसे लिखते हो वैसे ही इसमें आपको जेक्वेरी में बताना होता है और ये काम करते जाएगा। तो देखो पी फर्स्ट हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब इस पेज में 2 पैराग्राफ हैं, तो यानी कि इसकी बात हो रही है ना, तो चलो ट्राई करके देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ चला गया। फिर क्या है यूएल का एलआई फर्स्ट, तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कॉफ़ी मिल्क टी, कॉफ़ी मिल्क टी, किसी पे कोई आईडी कोई क्लास नहीं है, बट ट्राई करेंगे, ठीक है। यूएल का एलआई फर्स्ट चला गया। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका यूएल एलआई फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। यहाँ जाओ, अब क्या होना चाहिए, दोनों जाने चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड की बात आई है, एक सेकेंड, हमारा क्या था, यूएल एलआई का फर्स्ट चाइल्ड, हाँ तो ये पहले वाले को टारगेट करेगा, सही है। फिर क्या है यूएल, सो ये हो गया अपना। फिर क्या है HREF, अगर हमारा एट्रीब्यूट है कहीं पर HREF, ये उस पर काम करेगा। तो जैसे आप Ctrl U प्रेस करोगे इसके अंदर, तो जिस पर भी HREF होगा उस पर ये चल जाएगा। तो क्लिक मी, देखो HREF दोनों के ऊपर था, दोनों आपके काम कर गए। फिर क्या है टारगेट ब्लैंक, अगर आपका ए टैग में टारगेट लगा होगा तो ये उस पर काम करेगा। फिर आपने लिखा यहाँ पर ए टारगेट नॉट ब्लैंक, ये देख रहे हो नॉट इक्वल टू, तो जिस पर ब्लैंक नहीं होगा सिर्फ उसको हाइड करेगा। फिर क्या है बटन, तो बटन पे काम करेगा। फिर क्या है इवन, अगर इवन रो होगी उस पर काम करेगा, देखो। फिर क्या है यहाँ से ऑड, ये ऑड पे काम करेगा, ठीक है। So functions in a separate file. So if your website contain a lot of pages and you want your jQuery functions to be easy to maintain, you can put your jQuery functions in a separate .js file. So when we demonstrate jQuery in this example, the functions are added directly into the head section. However, sometimes it is preferable to place them in a separate file like this. तो आपने क्या करना है, लाइब्रेरी अपनी अलग कॉल करा ली, उसके बाद में jQuery के जितने भी फंक्शंस आपने लिखने हैं वो अलग लिख सकते हो, आपको फाइल में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बात करेंगे इवेंट की। इवेंट्स, तो इवेंट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, इस तरह की चीज़ें। सो jQuery is a tailor-made to respond to events in an HTML page. What are events? All the different visitor sections that a web page can respond to are called events, and events represents the precise moment when something happen. Example, moving a mouse over an element, selecting a radio button, and clicking on an element. The term fires or fired is often used with events. Example, the key press event is fired, the mouse you press a key. So here are some common DOM events. तो माउस में क्या क्या होता है, क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव। कीवर्ड में क्या होता है, की प्रेस, की डाउन, की अप। फॉर्म में क्या होता है, सबमिट, चेंज, फोकस एंड ब्लर। डॉक्यूमेंट के क्या होते हैं, लोड, रिसाइज, स्क्रॉल, अनलोड।
ये सारे इवेंट हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं, बट नहीं पढ़े हुए जैसे कि तुमने, तो यहाँ पर इसका यूज़ देखेंगे हम लोग कैसे काम करती है. So jQuery syntax for event method. In jQuery, most DOM events have an equivalent jQuery method. To assign a click event to all paragraphs on a page, you can do this. जैसे हमने लिखा $p.click, अगर पैराग्राफ पर क्लिक हो तब क्या होगा? The next step is to define what should happen when the event is fired. So you must pass a function to the event. जैसे हमने लिखा p.click function, हमने लिखा this.hide, तो ये पैराग्राफ हाइड हो जाए. एग्जाम्पल, कॉमनली यूज्ड jQuery इवेंट मेथड जैसे कि document.ready. ठीक है, तो यानी कि तरह से ऑन लोड हो गया. The document.ready method allows us to execute a function when the document is fully loaded. This event is already explained in the jQuery syntax file. So the click method attached an event handler function to an HTML element. The function is executed when the user clicks on the HTML element. So the following example says when a click event fires on a P element, hide the current P element. क्या हमने यहाँ पे क्या लिखा? this dot hide. तो जैसे आप पैराग्राफ पर क्लिक करोगे, देखो हाइड हो गया, इस पर क्लिक किया हाइड हुआ, इस पर क्लिक किया हाइड हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला P, ये नहीं बोला कोई क्लास या कोई आईडी. तो जितने P क्लिक कर जाओगे एक एक करके सब ऑफ होते चले जाएंगे आपके. डबल क्लिक. The double click method attach an event handler function to an HTML element. The function is executed when the user double clicks on the HTML element. तो इस बार हमने लिखा DBL click, तो क्या होगा? सिंगल क्लिक में कुछ नहीं होगा. ठीक है, क्विकली डबल क्लिक करें, हाइड. फिर क्या है? माउस एंटर. जैसी माउस है कुछ होना चाहिए. हमने लिखा था माउस एंटर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट. द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द माउस पॉइंटर एंटर्स टू द HTML एलिमेंट. तो जैसे कि मेरा माउस गया, क्या लिखा रहा है? यू एंटर्ड P1. हमने अलर्ट लगा दिया ना इस तरह से. तो जैसे P के ऊपर माउस जाएगा अलर्ट. नेक्स्ट, माउस लीव. हम कहते हैं उसको, यहाँ पर माउस गया, जैसे माउस हटाएगा यूज़र तो बाय यू नाउ लीव P1. देखो माउस गया कुछ नहीं हुआ, लेकिन हटाओगे तब. तो क्या ये माउस लीव. इससे से माउस डाउन, जब प्रेस करोगे तब काम करेगा. देखो माउस ओवर माउस आउट कुछ नहीं, क्लिक किया तब आ रहा है. नेक्स्ट, माउस अप. द माउस अप मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट. तो हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा तब होगा. ऑन रिलीज, ओवर. ठीक है, तो माउस गया, काम हो गया. फोकस. द फोकस मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML फॉर्म फील्ड. तो फोकस फिलर फॉर्म के फील्ड पे चलता है. तो भाई हमने क्या बोला कि दिस डॉट CSS, जैसे यूजर क्लिक करे कलर चेंज होना चाहिए, है ना. और यूजर अगर किसी दूसरे फील्ड में चला है तो बिलर पर कलर ग्रीन हो जाना चाहिए. ठीक है, तो जैसे हमने फील्ड से अपना कर्सर हटाया तो ग्रीन हो गया. हाँ, लेकिन यहाँ पर इतने से निपट जाएगा आपका काम. इसी से बिलर, तो हमने क्या बोला बिलर में अपना वाइट कलर इस तरह से, तो ये अपना वाइट कलर जो है चेंज हो जाएगा इस तरह से. ये इसका कोड है पीछे. तो क्या लिख रहे हैं कि जब हम लोग फोकस करें तो येलो और जब ब्लर करें तो ग्रीन. तो CSS प्रॉपर्टी डाल दी हमने. फिर आता है ऑन मेथड. अटैच वन और मोर इवेंट हैंडलर फॉर दी सेलेक्टेड एलिमेंट. जैसे मैंने लिखा P.on क्लिक. ठीक है, तो ऑन का भी आप यूज कर सकते हो, बट जरूरत होती नहीं है इसकी. अटैच मल्टीपल इवेंट हैंडलर टू अ P एलिमेंट. अब आपको ऑन की जरूरत आएगी. ठीक है, कि P पर जब लोग जाएं, ऑन माउस एंटर पर ये होगा, माउस हटाने पर ये होगा, क्लिक करने पर ये होगा, तब ऑन चलाना है. सिंगल वाले काम के लिए ऑन का यूज नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो. तो देखिए माउस गया ग्रे हो गया, हटाया तो ये कलर हो गया, क्लिक करा तो येलो हो गया.
तो एक साथ 3 इवेंट आप फायर कर सकते हो ऑन की हेल्प से। तो ये था आपका jQuery का बेसिक। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स, जैसे कि शो हाइड कैसे काम करते हैं। तो jQuery इफेक्ट हाइड एंड शो। सो हाइड, शो, टॉगल, स्लाइड, फेड एंड एनिमेट, वाह, ये सारे इफेक्ट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। सो लाइक क्लिक ऑन jQuery हाइड फंक्शन, ये आपका हाइड हो गया इस तरह से। एक और हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ से क्लिक करा, एनिमेट हो गया, हाइड हो रहा है। तो आपको इसके लिए कोई एनिमेशन बनाना नहीं पड़ रहा, बना बनाया है पहले से। तो अभी इसके हम लोग देखेंगे क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सो शो हाइड कैसे करेंगे? विद jQuery यू कैन हाइड एंड शो HTML एलिमेंट्स विद द हाइड एंड शो मेथड। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ID, ठीक है, और p डॉट हाइड, इस तरह से शो कराना है तो p डॉट शो। तो चलिए मैं इस पैराग्राफ को 2 ट्रिगर बना के, जैसे हमने यहाँ से हाइड किया, इस बटन से मैंने शो करा लिया, ठीक है। आप चाहोगे कि एक ही बटन से हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, आगे एग्जांपल आपको मिल जाएगा। तो सिंटैक्स क्या है यहाँ पर, इस शो हाइड में हम लोग और भी चीज़ें डाल सकते हैं, स्पीड और कॉल बैक। तो ये क्या काम करेगा? द ऑप्शनल स्पीड पैरामीटर स्पेसिफाइज द स्पीड ऑफ हाइडिंग एंड शोइंग एंड कैन टेक द फॉलोइंग वैल्यू, स्लो, फास्ट और कस्टम में वैल्यू अपनी मिली सेकेंड्स में आप पास कर सकते हो। The optional callback parameter is a function to be executed after the hide or show method completes. So you will learn more about callback functions in a later files. The following example demonstrate the speed parameter with hide. तो हमने क्या लिखा? 1000। तो यानी कि 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है, हाइड करने में, ठीक है, 1 सेकेंड में हमारा हाइड हो गया। टॉगल यानी कि ऑन ऑफ, ठीक है। So you can also toggle between hiding and showing an element with the toggle method. Shown elements are hidden and hidden elements are shown. तो देखिए मैंने यहाँ से क्लिक करा, मैटर गायब हो गया, क्लिक करा, मैटर वापस आ गया। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, सेम बटन से ऑन ऑफ काइंड ऑफ। इसमें भी अपन कॉल बैक डाल सकते हैं कि स्पीड क्या रहेगी। तो यहाँ पर जाके लिख दो जैसे 1000, तो 1 सेकेंड के टाइम में ऑफ होगा, 1 सेकेंड के टाइम में वापस ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं सिर्फ फेड के अंदर आपको फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, फेड टू, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। चारों को चला के देखेंगे। विद jQuery यू कैन फेड एलिमेंट्स इन एंड आउट ऑफ विजिबिलिटी। तो पहला है फेड इन, ठीक है, दूसरा है अपना फेड आउट, तो जो दिख रहा था वो फेड होगा इस तरह से। फिर है फेड इन आउट बॉक्सेस, ठीक है, वापस क्लिक करेंगे, टॉगल हो गया, ये फेड टॉगल था हमारा। यह फेड टू, यानी कि 100% नहीं करना है, लेकिन मुझे कहीं जाकर रुकना है, 50% करना है, 30% करना है, उस केस में। तो चलिए jQuery फेडिंग मेथड्स। विद jQuery यू कैन फेड एन एलिमेंट इन एंड आउट ऑफ विजिबिलिटी। सो jQuery हैज द फॉलोइंग फेड मेथड्स: फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल एंड फेड टू। Let's start with fade in method. The jQuery fade in method is used to fade in a hidden element. आप पास करेंगे selector name, fade in speed. The optional speed parameter specifies the duration of the effect. It can take the following values: slow, fast और millisecond. तो जैसे कि हम लोग पहला देख रहे हैं fade in, दूसरे में बताया slow, तीसरे में हमने कहा था कि 3 सेकेंड का टाइम लो फेड होने में। तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना। नेक्स्ट फेड आउट मेथड, इसमें भी आप स्पीड कॉल बैक डाल सकते हैं। तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया है, ये फेड आउट है और ये 3 सेकेंड के बाद में आउट हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या है फेड टॉगल, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर जैसे लिखा फेड आउट, इस बार आप लिखेंगे फेड टॉगल, ऑन ऑफ स्लो स्पीड से होगा, ये 3 सेकेंड का टाइम लगा के ऑन ऑफ होगा। तो इतना लेंदी वाला टाइम कभी नहीं डालना, क्योंकि इरिटेट करेगा। पहली बार में अच्छा लगेगा, लेकिन एक विजिटर जब बार बार आएगा तो पर इरिटेट होगा इन सब चीज़ों से। फेड टू, द jQuery फेड टू मेथड अलाउज फेडिंग अ गिवन opacity values between 0 to 1.
तो इसमें आप जैसे लिख सकते हैं स्लो, लेकिन कितना करना है 15%, इसमें 40%, इसमें 70%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू पास कर रहे हैं कितना फेड करना है, तो 2 में अमाउंट भी आप डाल सकते हो। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन होता है स्लाइड। तो jQuery स्लाइड मेथड स्लाइड एलिमेंट्स अप एंड डाउन, ये डाउन है, ये अप है, ये टॉगल है, यानी कि अप और डाउन एक ही ट्रिगर में हो जाएगा। तो देखो जैसे मेरे पास एक यहाँ पर बार बना हुआ है, इस तरह से मैं क्लिक करूँगा और ये स्लाइड डाउन हो गया। ये ऑलरेडी खुला हुआ है तो मुझे इसको बंद करना होगा, तो मुझे ऑन ऑफ वाला चाहिए। तो देखो इसी पे क्लिक किया ऑन, इसी पे क्लिक किया ऑफ। ठीक है, तो क्या कोड जाएंगे इनके लिए समझते हैं ज़रा। तो jQuery sliding methods, with jQuery you can create a sliding effect on element. jQuery has the following slide method: slide down, slide up and slide toggle. toggle सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि कभी भी आप नहीं चाहोगे एक चीज़ आ गई और उसका में अटक गई। आप तो चाहोगे ना कि कंट्रोल ऐसा हो कि यूज़र उसको ऑन और ऑफ दोनों चीज़ें कर पाए। तो jQuery स्लाइड डाउन मेथड में अगेन स्पीड और कॉल बैक आपका रहेगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, स्लाइड डाउन ओनली, तो ये इस तरह से आप ओपन कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से स्लाइड अप, तो आप यहाँ से उसको वापस भेज पाओगे इस तरह से। फिर क्या है हमारा, ध्यान रखना कैमल केस ही चलेगा इसमें भी जावास्क्रिप्ट की तरह। फिर क्या है स्लाइड टॉगल। टॉगल में आप यहाँ जाके सेम बटन से ऑन, सेम बटन से ऑफ। अब देखो क्या करा हमने सिर्फ इतना करा, एक डिप बनाया जिसकी आईडी का नेम क्या है, फ्लिप। सो जिस पर हम लोग क्लिक करा रहे हैं, और एक क्या पैनल जो खुलता है हमारा, तो इसकी स्टाइलिंग CSS हमने यहाँ की हुई है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब यूज़र फ्लिप को क्लिक करे, यानी कि जो ऊपर का टॉप बार है उसको क्लिक करेगा, ऑन क्लिक पर हमारा ये जो पैनल है वो क्या हो जाए, स्लाइड डाउन, किस तरह से, स्लोली। ठीक है, तो बाकी चाहो तो अपना कस्टम टाइम भी डाल के आ सकते हो। इसी तरह से होता है एनिमेट। विद jQuery you can create custom animations. So the jQuery animate method is used to create custom animation. तो आपको लिखना होगा सेलेक्टर का जो भी नेम है डॉट एनिमेट, इसमें पैरामीटर, स्पीड और कॉल बैक। The required parameters defines the CSS properties to be animated, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, उसकी width, उसकी height. The optional speed parameter specifies the duration of the effect. It can take the following values: slow, fast or milliseconds. The optional callback parameter is a function to be executed after the animation completes. The following example demonstrate a simple use of the animate method. It moves a div element to the right until it has reached a left property of 250 pixel. तो हमने क्या लिखा, एनिमेट। फिर ये जो पैरामीटर है इसमें हमने क्या लिखा, देखो लेफ्ट कितना जाएगा, चला के देखेंगे, हो गया पोजीशन चेंज। सो बाय डिफॉल्ट ऑल HTML एलिमेंट्स हैव अ स्टैटिक पोजीशन, ये हम लोग CSS में पढ़ चुके हैं। एंड कैन नॉट बी मूव्ड। टू मैनिपुलेट द पोजीशन, रिमेंबर टू फर्स्ट सेट द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। तो इस एग्जांपल में जो हमने ग्रीन कलर का कंटेनर बनाया हुआ है, हमने उसको क्या बोला, तभी वो चलेगा, अदरवाइज jQuery का। ठीक है, नेक्स्ट jQuery एनिमेट मैनिपुलेट मल्टीपल प्रॉपर्टी। हम चाहते भी हमें ढेर सारी चीज़ें एक साथ बदलनी है, जैसे क्लास में हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हमने बोला नोटिस दैट मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैन बी एनिमेटेड एट द सेम टाइम। हमने लिखा लेफ्ट कॉमा ऑपोसिटी कॉमा हाइट कॉमा विड्थ कॉमा, एक साथ सारे काम हो गए एक ही बार में। तो अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी डालनी है तो आप पहली प्रॉपर्टी के बाद में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जरूरी नहीं अलग अलग लाइन में लिखना है, ये मैंने क्लियरिटी के लिए लिखा है, आप एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हो पूरा कोड, जैसे कि ऊपर खत्म हो रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट ऑल CSS properties with the animate method. Yes, almost. However, there is one important thing to remember: all property names must be camel cased when used with the animate method. ठीक है, अगर दो नाम कहीं पर आ जाएं, जैसे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड डैश कलर नहीं आएगा, बैकग्राउंड कलर C बड़ा आएगा। ठीक है,
सो यू विल नीड टू राइट पैडिंग, जैसे लेफ्ट से करना है तो पैडिंग लेफ्ट, ये नहीं पैडिंग डैश लेफ्ट इंस्टेड ऑफ पैडिंग लेफ्ट। ये CSS में होता है, ये JS में होता है। हाँ, तो मार्जिन राइट इंस्टेड ऑफ मार्जिन राइट एंड सो ऑन। Also, color animation is not included in the core jQuery library. So if you want to animate the color, you need to download the color animation plugin from jQuery.com. But sorry, ये अब आउटडेट हो चुका है, अब ये काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, दिस साइट इज़ अ स्टैटिक आर्काइव फॉर द ओल्ड jQuery प्लगइन रजिस्ट्री। प्लगइन अब वेबसाइट में बंद हो चुके हैं, अब काम नहीं करते हैं, तो अब ये काम नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट, jQuery एनिमेट यूजिंग रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू भाई जो भी हमारी वैल्यू उसमें प्लस इक्वल टू असाइन कर रहे हैं ना हम लोग। तो यानी क्या होगा, 250 वाली वैल्यू में जो ये इधर लिखा हुआ है, हम यहाँ से बोलते हैं स्टार्ट एनिमेशन, तो देख रहे हो आगे भी गया प्लस करंट वैल्यू में एडिशन भी हो गया। jQuery एनिमेट यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यू, जैसे शो हाइट टॉगल, तो हम हाइट को टॉगल कराएंगे। यहाँ पर हमने बोला स्टार्ट एनिमेशन, फिर क्लिक किया वापस आ गया, तो ख़त्म भी हुआ, ऐड भी होगा। jQuery एनिमेट यूजिंग क्यू फंक्शनैलिटी, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया div, और $div को हमने उसमें पास किया। हमने क्या बोला, हाइट ऑपेसिटी इतना होगा, फिर हमने क्या बोला विड्थ इतना हो जाए, फिर हाइट इतना हो जाए, फिर विड्थ अगेन इतना हो जाए। तो क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ हमने बनाया था ना उसमें, CSS पढ़े थे, CSS फ्रेम एनिमेशन। हाँ, बट यहाँ पे सस्ते में नहीं बढ़ जाओगे ना। द एग्जाम्पल बिलो, फर्स्ट मूव द div एलिमेंट टू द राइट एंड देन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ देखो div एनिमेट लेफ्ट से 100 पिक्सल का गैप बनेगा, फिर फॉन्ट साइज 3 EM का हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये छोटे छोटे एनिमेशंस। फिर क्या आता है, स्टॉप एनिमेशन। द jQuery stop method is used to stop animations or effects before it is finished. So jQuery stop sliding demonstrate the jQuery stop method, and jQuery stop animation with parameters demonstrate the jQuery stop method. तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर स्लाइडिंग का देखेंगे, हमने क्लिक करा, ये पैनल खुलना स्टार्ट हुआ, आपको लगता है रुक जाए, तो मैंने चलते चलते रोक दिया बीच में इसको, ठीक है। फिर चला देंगे, देखो चलना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, हम बोल रहे हैं स्टार्ट हो जाए, हम बोल रहे हैं स्टॉप हो जाए, हम बोल रहे सारी चीज़ें रुक जाए, हम बोल रहे हैं स्टॉप बट फिनिश। तो आप देख रहे हो एक साथ बहुत सारे काम करा पा रहे हो। देखो पहला वाला क्या है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दूसरा वाले में क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, लेकिन ये फॉन्ट साइज हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ एनिमेशन, मैं कहता हूँ साइज़ भी ना बढ़े, लेकिन हम कह रहे हैं स्टॉप हो जाए लेकिन फिनिश हो जाए, इस तरह से। तो ये 4 अलग अलग मेथड आप एक साथ एक ही टाइम पर चला पा रहे हो। रिफ्रेश, स्टार्ट, ये क्या है, स्टॉप बट फिनिश, तो एंड कर देगा सीधे। सो द ऑप्शनल स्टॉप all parameter specifies whether also the animation queue should be cleared or not. Default is false, which means that only the active animation will be stopped, allowing any queue animation to be performed afterwards. The optional go to end parameter specifies whether or not to complete the current animation immediately. Default is false. So by default the stop method kills the current animation being performed on the selected element. So the following example demonstrate the stop method with no parameter. So click here, हमने एनिमेशन स्टार्ट किया, हमने स्टॉप करा, इमीडिएट स्टॉप हो गया। तो ये कैसे स्टॉप हुआ, देखो यहाँ पर अगेन डिव है, फ्लिप, दूसरा क्या है पैनल, एक बटन है जिसकी आईडी क्या है, स्टॉप। हमने यहाँ पर बोला कि जब यूज़र फ्लिप को क्लिक करेगा, यानी कि इस बार को क्लिक करेगा, तो पैनल में स्लाइड डाउन और 5 सेकंड का टाइम लगे उसको कंप्लीट होने में। हमने एक बटन भी बना के रखा है, हमने इसका नाम रखा है स्टॉप, तो लिखा है स्टॉप डॉट क्लिक, पैनल इमीडिएटली स्टॉप हो जाए, तो जहाँ पर भी वो जिस पोजीशन होगा वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, कॉल बैक। So jQuery callback function is executed after the current effect is 100% finished. So jQuery या JavaScript statement are executed line by line
However, with effects, the next line of code can be run even though the effect is not finished. So this can create errors. To prevent this, you can create a callback function. A callback function is executed after the current effect is finished. तो टिपिकली इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, सेलेक्टर डॉट हाइड, उसका स्पीड और कॉलबैक. कॉलबैक मतलब कि उसके बाद होने के बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हो. तो एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल बिलो हैज़ अ कॉलबैक पैरामीटर दैट इज a function that will be executed after the hide effect is completed. हमने बोला यहाँ पर कि बटन पर जब क्लिक होगा तो पैराग्राफ हाइड हो, स्लोली हो, और जब हो जाए उसके बाद बोलो कि पैराग्राफ इज नाउ हिडन. चलाएंगे तो ये हमने क्लिक करा, जब ख़त्म हो गया तब उसके बाद मैसेज आया हिडन. तो यानी कि ये हुआ कॉल बैक. ठीक है. अब एक अगर मैं कॉल बैक का इस्तेमाल ना करूँ और मैं डायरेक्ट डिफाइन कर दूँ, मैंने लिखा पैराग्राफ को हाइड करो और अलर्ट कर दो पैराग्राफ इज़ नाउ हिडन, तो क्या होगा, क्लिक करते हुआ है नहीं और क्या बोला है, पैराग्राफ इज़ नाउ हिडन. तो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट में विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं. विंडो ऑब्जेक्ट सबसे ट्रिगर होता है, उसके बाद डोम का ट्रिगर होता है. अब जब मैं ओके करूँगा तब पैराग्राफ जाएगा. तो कॉलबैक का रोल समझ आया कि कॉलबैक क्या करता है, बहुत बढ़िया से जब होगी चीज़ उसके बाद बताएगा. ये नहीं कि बिना हुए पहले हल्ला काट दिया जी हो गया हुआ तो ही नहीं है ना. फिर आता है चेनिंग. विद jQuery you can chain together actions and methods. Chaining allows us to run multiple jQuery methods on the same element within a single statement. So jQuery method chaining, until now we have been writing jQuery statement one at a time, one after the other. However, there is a technique called chaining that allows us to run multiple jQuery commands one after the other on the same element. Tip: this way, browser do not have to find the same elements more than once. To chain an action, you simply append the actions to the previous action. So example, the following example chains together the CSS slide up, slide down method. The P1 element first chains the red, then it slide up and then it slide down. यानी कि हमने एक के बाद एक चीज़ें बताई हैं. तो हमने क्या बोला, जो हमारा P1 ID है उस पर CSS लगाओ, फिर इसको स्लाइड अप करो, फिर स्लाइड डाउन करो. तो एक तीर से तीन निशाने लगेंगे. लगे ना. दिस इज कॉल्ड चेनिंग. ये नहीं कि हम तीन अलग अलग काम कराएंगे, तीन अलग अलग बार लिखेंगे उस चीज़ के लिए. एक ही लाइन में पूरा कोड लिख दिया हमने. We could also have added more method calls if needed. Tip: when chaining, the line of code could become quite long. However, jQuery is not very strict on the syntax. You can format it like you want, including line break and indentation. तो जैसे कि अगर आप लाइन में ऐसे कन्फ्यूजन समझ रहे हो तो इसको क्लियर कैसे कर सकते हो कि भाई पहला क्या है, ये दूसरा क्या है, स्लाइड अप, फिर क्या है, और ये सेम आउटपुट आपको देगा. देयर इज नो डिफरेंस. सो jQuery थ्रोज अवे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस एंड एग्जीक्यूट द लाइन अबव एज लॉन्ग एज लाइन ऑफ कोड इज अवेलेबल. नेक्स्ट, jQuery में HTML के साथ हम लोग समझेंगे चीज़ें किस तरह से काम करेंगे. So jQuery contains powerful method for changing and manipulating HTML elements and attributes. So jQuery DOM manipulation. One very important part of jQuery is the possibility to manipulate the DOM. jQuery comes with a bunch of DOM related methods and make it easy to access and manipulate elements and attributes. DOM full form is document object model. The DOM defines a standard for accessing HTML and XML documents. The W3C document object model is a platform and language neural interface that allows programs and script to dynamically access and update the content, structure and style of a document. So get content में हम क्या क्या get कर सकते हैं, text, HTML and value. So three simple but useful jQuery methods of DOM manipulation are text,
टेक्स्ट मतलब सेट और रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स. HTML set or return the content of selected elements including HTML markup. Value set the or returns the value of form field. So the following example demonstrate how to get content with the jQuery text and HTML method. तो हम यहाँ पर कुछ कॉल करेंगे, जैसे कि हमने लिखा डॉलर, उसकी आईडी है button1, क्लिक पर क्या रिटर्न करेंगे, अलर्ट टेक्स्ट, और इसका टेस्ट का टेक्स्ट क्या है वो हमें रिटर्न कर दो, जो टेस्ट एलिमेंट है उसका टेक्स्ट हमें रिटर्न कराना है. बटन 2 पर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अगेन टेस्ट, और उसका HTML क्या है वो हमें रिटर्न करो. सो शो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या है, दिस इज सम बोल्ड टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ. ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया. अब हम कहते हैं भी हमें HTML रिटर्न करो, तो क्या लिखा है, दिस इज सम, तो बोल्ड करने के लिए बी टैग का इस्तेमाल हुआ. तो इस तरह से आप टेक्स्ट, तो आपका HTML छोड़ के आएगा. अगर लिखोगे HTMल तो उसको लगा बनाने में, डिज़ाइन करने में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए वो भी आप फैच कर पाओगे इसकी हेल्प से. Next, the following example demonstrate how to get the value of an input field with the jQuery value method. So यहाँ पर हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे इसमें. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मिक्की माउस. वैल्यू फील्ड का क्या निकल गया, कैसे निकाला, कंट्रोल U. हमने यहाँ पर लिखा ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसकी आईडी है टेस्ट. हमने यहाँ पर बोला कि डॉलर बटन को जब यूज़र क्लिक करेगा, अलर्ट वैल्यू किसकी, आईडी टेस्ट, उसकी वैल्यू बताओ क्या है. तो वैल्यू क्या थी, मिक्की माउस. इसी तरह से एट्रीब्यूट, द jQuery attribute method is used to get attribute value. सो बटन हमने यहाँ पर जैसे डिफाइन किया अपना, क्लिक पर हमें रिटर्न करो W3C. W3S हमारी क्या है, आईडी है उसकी, और उसका href हमें रिटर्न कर दो. तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, arenaanimation.com. So the next file explained how to set change content on attribute value. तो यानी कि अभी हम लोग सिर्फ get कर रहे थे, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इनको अपडेट भी कर सकते हैं. जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने सीखा था कि जैसे विजिट अरीना एनिमेशन, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया विजिट अरीना मल्टीमीडिया. ठीक है, तो इस तरह का हम लोग सेट भी करा सकते हैं. कैसे, देखो, तो सेट में भी जब गेट में काम हो रहा है वही काम सेट में हो रहा है. तो गेट मुझे एग्जिस्टिंग डेटा रिटर्न कर रहा है, सेट में मैं एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करके आ सकता हूँ. So we will use the same 3 methods from the previous page to set content, text, HTML and value. तो देखो यहाँ पर हमने बटन के क्लिक पर क्या बोला कि जो टेक्स्ट है उसको बोलो हेलो वर्ल्ड हो जाए. ठीक है, बटन 2 पर हमने क्या बोला, उसको बोल्ड कर दो. बटन 3 पर क्या बोला हमने, इस तरह से कुछ और चेंज हो जाए. तो चलिए हम यहाँ पर बोलते हैं सेट टेक्स्ट, चेंज हो गया. अब यही जावास्क्रिप्ट में कैसे करोगे, डॉट इनर HTML. फिर हमने बोला सेट HTML, तो देखो बोल्ड हो गया. हमने बोला सेट वैल्यू, तो मिक्की माउस की जगह पर डॉली डक हो जाए. तो बदल पा रहे ना हम लोग, ये हुआ डोम मैनिपुलेशन. अ कॉल बैक फंक्शन फॉर टेक्स्ट HTML एंड वैल्यू. ऑल ऑफ 3 jQuery मेथड्स अबव टेक्स्ट HTML एंड वैल्यू also come with callback function. The callback function again has 2 parameters: the index of current element in the list of elements selected and the original old value. You then return the string you wish to use as the new value from the function. So the following example demonstrate text and HTML with a callback function. तो यहाँ पर हमने क्या करा, हम बता रहे हैं कि पुराना टेक्स्ट क्या था और नया टेक्स्ट क्या है. यूज़र को हमने बटन के क्लिक पर बोला, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आई, और ओरिजिनल टेक्स्ट हमने एक अपना पैरामीटर सेट किया. ओल्ड टेक्स्ट में हमने यहाँ पर डिफाइन किया ओरिजिनल टेक्स्ट, और न्यू टेक्स्ट में हमने क्या पास कर दिया, हेलो वर्ल्ड, और इंडेक्स हमने यहाँ पर आई को कॉल करा दिया. इसी तरह से दूसरे वाले में हम लोग यहाँ पर काम करें. अब आप देखेंगे जब आप शो ओल्ड एंड न्यू पर क्लिक करेंगे तो लिखा है दिस इज़ बोल्ड पैराग्राफ, नेक्स्ट ये क्या है, हेलो वर्ल्ड. इसी तरह से आप यहाँ पर देखो दिस इज़ अनदर बोल्ड पैराग्राफ एंड न्यू HTML हमने हेलो वर्ल्ड के वर्ड को बोल्ड किया हुआ इस तरह से. तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारा. नेक्स्ट सेट एट्रीब्यूट.
तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एट्रीब्यूट चेंज किया अरीना मल्टीमीडिया। अभी इससे पेज पर क्या खुल रहा है, कोर्सेज। मैंने बोला सेट, अब क्या खुलेगा, यहाँ पर देखो मैंने एक इस तरह से पाथ डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आप पाथ वगैरह को चेंज करा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर हम बोलते हैं भी पाथ का जो है वो टाइटल बदल दो। हमने यहाँ पर क्लिक करा, ये देखो कोर्सेज पर लिखा आया, यहाँ से चेंज एचआरईएफ वैल्यू करोगे इधर लेके जाएगा आपको। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से वैल्यूज़ वगैरह चेंज करा सकते हो। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग कि जो एचआरईएफ है उसको बदल दो किसी और के साथ। नेक्स्ट है कॉल बैक फंक्शन फॉर एट्रीब्यूट। तो आप यहाँ पर पाथ को भी चेंज कर सकते हो आगे। तो जैसे कि हमने क्लिक किया अगेन, कौन सा पेज खुला, होम पेज। हमने यहाँ पर क्लिक करा, अब कौन सा पेज खुलेगा, कोर्सेज का पेज। तो हमने क्या बोला, पाथ में jQuery ऐड कर दो इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐड। सो विद jQuery इट इज़ इजी टू ऐड न्यू एलिमेंट्स और कंटेंट। तो इसके लिए क्या चलेगा, अपेंड। अपेंड मतलब हमेशा एग्जिस्टिंग के नीचे आता है, प्रीपेंड एग्जिस्टिंग के ऊपर आएगा, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। सो अपेंड इंसर्ट कंटेंट एट द एंड ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट, प्रीपेंड इंसर्ट कंटेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट, आफ्टर इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द सेलेक्टेड एलिमेंट, एंड बिफोर जो रहेगा वो करेगा इंसर्ट कंटेंट बिफोर द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो अपेंड को आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई लिस्ट है, जैसे लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, मैंने बोला अपेंड, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट कहाँ है, बाद में उस सेलेक्टेड लाइन के अंदर हमने बोला अपेंड लिस्ट आइटम 4, 5, 6, 7। ऊपर नहीं बन रहा, लिस्ट आइटम 1 के बाद में बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अपेंड। प्रीपेंड में अगर हम लोग आएंगे, अब आप देखोगे जो मैटर मैं यहाँ पर प्रीपेंड टेक्स्ट बोलूँगा तो पहले आएगा, या अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3 में जाऊँगा तो लिस्ट आइटम 1 जो है वो 2 हो जाएगा, प्रीपेंड पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपेंड एंड प्रीपेंड। एड सेवरल न्यू एलिमेंट्स विद अपेंड एंड प्रीपेंड। So in both examples above, we have only inserted some text HTML at the beginning end of the selected HTML element. However, both the append and prepend method can take an infinite number of new elements as a parameter. The new elements can be generated with text/HTML like we have done in the examples above with jQuery or with JavaScript code, the DOM elements. So in the following example, we create several new elements. The elements are created with the text/HTML, jQuery and JavaScript DOM. Then we append the new elements to the text with the append method. This would have worked for prepend too. तो देखिए हमने एक फंक्शन बनाया अपना append text, एक वेरिएबल है हमारे पास, हमने यहाँ पर लिखा p और उसमें टेक्स्ट हमारा ऐड हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा, इससे एक HTML एलिमेंट क्रिएट होगा। फिर हमने क्या बोला, text2 हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने उसके अंदर p को पास किया और उसके अंदर टेक्स्ट असाइन कर दिया हमने टेक्स्ट। फिर हमने तीसरा वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट p और text3 डॉट इनर HTML हमने क्या लिखा, टेक्स्ट। अब आप बॉडी के अंदर text1 इसको अगर डालेंगे तो भी आपका टेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा, text2 डालेंगे तो भी आपका पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ बनाओ, ये उसका मैटर है, ये text3 है, इससे आपका एलिमेंट क्रिएट होगा और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। रन करेंगे, क्लिक करेंगे, देखो तीनों में क्या लिखा रहा है, टेक्स्ट। लेकिन तीनों को बनाने की अप्रोच अलग अलग है ना। एक में हमने क्या करा, सीधे अपना एलिमेंट पास कर दिया। दूसरे हमने क्या करा, पहले एलिमेंट बनाया, एलिमेंट का टेक्स्ट सेट किया। तीसरे हमने क्या करा, पहले एलिमेंट क्रिएट किया डोम में और फिर उसके अंदर हमने टेक्स्ट इनर HTML की हेल्प से ऐड किया। तो ये क्या है, क्रिएट एलिमेंट विद HTML, ये है क्रिएट एलिमेंट विद jQuery और ये क्रिएट विद डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट आफ्टर एंड बिफोर मेथड। सो jQuery आफ्टर मेथड इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द सिलेक्टेड HTML एलिमेंट, जो भी आपका सिलेक्टेड होगा। जैसे इमेज है तो इमेज के बाद में क्या आएगा, सम टेक्स्ट आफ्टर। ये क्या है, बिफोर, तो इमेज के पहले आएगा, है ना, बिफोर आफ्टर। तो इसके लिए हम लोग CSS करते हैं sudo एलिमेंट का नेम बिफोर या फिर एलिमेंट का नेम आफ्टर। एड सेवरल न्यू एलिमेंट्स विद आफ्टर एंड बिफोर। तो यहाँ पर भी आप सेम वही चीज़ कर सकते हो। ये जो हमने HTML के थ्रू किया, हमने बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम लोग आई टैग को कॉल करें, उसके अंदर हम लोगों ने jQuery का इस्तेमाल किया। तो यही सेम काम यहाँ पर भी हो जाएगा।
आई लव jQuery। तीनों चीज़ें किससे बनी? अलग अलग चीज़ों से, HTML, jQuery और DOM। इसी तरह से रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। विद jQuery it is easy to remove existing HTML element. To remove elements and content there are mainly two jQuery method, remove और empty। दोनों में क्या डिफरेंस है? Remove the selected element and its child element as well. Remove the child elements from the selected element। यानी कि मैंने बोला p के अंदर अगर कोई और एलिमेंट है तो वो उसको डिलीट करेगा, लेकिन रिमूव क्या करेगा? उसको तो डिलीट करेगा, साथ में उसके अंदर चाइल्ड होगा उसको भी डिलीट करेगा। समझ गए? तो दोनों में ये डिफरेंस आता है। तो रिमूव को हम लोग ट्राई करेंगे। रन एग्जाम्पल, प्रेस कंट्रोल यू। ध्यान से देखें, एक डिव है हमारे पास जिसका आईडी क्या है? div1। हमने क्या बोला? div1 को रिमूव, तो क्या होगा? सब चला गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे एम्प्टी के साथ। सेम, हमने यहाँ से क्लिक करा तो क्या हुआ? अंदर का खाली हुआ, स्ट्रक्चर रह गया। तो रिमूव क्या करता है? सब कुछ हटा देगा, चाहे चाइल्ड हो चाहे पेरेंट हो, लेकिन एम्प्टी पेरेंट को खाली करेगा, यानी कि चाइल्ड को डिलीट करेगा। डिफरेंस क्लियर है? फिल्टर द एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड। The jQuery removed method also accept one parameter which allow you to filter the elements to be removed. The parameter can be any of the jQuery selector syntaxes. The following example remove all p elements with class test। तो चलिए यहाँ आते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू और इस बार हमने यहाँ पर क्लास टेस्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, रिमूव ऑल पी एलिमेंट विथ क्लास टेस्ट, डिलीट हो गए। दिस एग्जाम्पल रिमूव्स ऑल पी एलिमेंट्स विथ क्लास टेस्ट एंड क्लास डेमो। तो यहाँ पर हम लोग देखो एक साथ दो क्लास के बारे में बता के आ रहे हैं। कैसे लिखा? कॉमा डॉट डेमो कॉमा, अगर कोई तीसरी क्लास है वो भी बता सकते हैं। देखो रिमूव पेरेंट और चाइल्ड दोनों को हटा रहे हैं। ध्यान से देखो, फिर से समझो इस चीज़ को। एम्प्टी और रिमूव दो हैं। एम्प्टी जिस कंटेनर का आप रेफरेंस दोगे उसके अंदर के पार्ट को डिलीट करेगा। रिमूव जिस कंटेनर का रेफरेंस दोगे उसको भी और उसके चाइल्ड को भी, सबको डिलीट करेगा। हाइड जो हम लोग करते हैं वो विजिबल, मतलब डोम से टेम्परेली ऑफ होता है, मतलब उसका ऐसा समझो कि जैसे लेयर ऑफ कर दी, बट वो रहेगा। लेकिन ये जो दो हैं ये डिलीट कर रहे हैं परमानेंट, ये डेटा वापस नहीं आएगा रिमूव करने के बाद। यूज़र को देखो क्या होता है, हम किस पर्पस से बना रहे हैं। एक चीज़ है कि भाई मैंने यहाँ से स्विच ऑफ किया तो लाइट ऑफ हुई ना, मैंने लाइट खोल के तो नहीं रख ली ना। अब अगर मैंने खोल के रख लिया तो वो क्या? रिमूव, मैंने लाइट उतार दी वहाँ से, लेकिन लाइट अपनी जगह पर ही है। यूज़र जब फ्यूचर में चाहेगा वापस ला सकता है ना। रिमूव में ऐसा नहीं होगा, रिमूव हो गया तो हो गया, वो नहीं आएगा। देखा जाए मतलब स्क्रीन पर अगर हम लोग समझ रहे हैं तो रिमूव भी हाइड का ही काम कर रहा है, वो भी उसका काम कर रहा है, लेकिन हाइड को वापस ला सकते हो, शो करा सकते हो, लेकिन रिमूव को शो नहीं करा सकते। रिमूव मतलब रिमूव, गया वो। CSS क्लास की बात करेंगे तो jQuery से आप क्लास ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, टॉगल भी करा सकते हो और CSS सेट भी करके आ सकते हो। So with jQuery it is easy to manipulate these style of elements. jQuery has several methods for CSS manipulation. So we will look at the following method. First is add class. Add one or more class to the selected element. अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ आएगी? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप कोई नैप बार बना रहे हो कस्टम कोड करके रिस्पॉन्सिव, तो आप चाहते हो कि जब मोबाइल मोड आए तो बर्गर आइकन बन जाए और डेस्कटॉप मोड आए तो नैप बार एक्सपेंड हो जाए, और जब मैं बर्गर आइकन पे क्लिक करूँ तो नैप बार खुल जाए, बर्गर आइकन पे दोबारा क्लिक करूँ तो बंद हो जाए। तो यानी कि वहाँ पर चलता है टॉगल क्लास। ठीक है, तो ऐड क्लास, ऐड वन और मोर क्लास टू द सिलेक्टेड एलिमेंट, रिमूव वन और मोर क्लास फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट, टॉगल क्लास, टॉगल बिटवीन एडिंग एंड रिमूविंग क्लास फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट, एंड CSS सेट और रिटर्न्स द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने एक इंपॉर्टेंट करके एक अपना क्लास है जैसे फॉन्ट वेट बोल्ड है, फॉन्ट का साइज एक्स्ट्रा लार्ज है, ब्लू के अंदर हमने कलर को ब्लू जाके सेट किया हुआ है। यहाँ पर हम ये क्लास के साथ प्ले करेंगे और इस क्लास के साथ
ऐड क्लास में हम लोग क्या करें कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो H1 H2 पैराग्राफ पर क्लास ऐड हो जाए, कौन सा, ब्लू, और div जो है वो इंपॉर्टेंट क्लास से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, काम हो गया। तो ये कैसे हुआ, सबके ऊपर क्लास लग गई। देखो यहाँ पर कोई क्लास है कि इनमें किसी के ऊपर, बट ये क्लास कैसे पता चलेगी, जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, क्या लिखा रहा है, क्लास ब्लू 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 ब्लू, और डिप पे क्या लग गई, इंपॉर्टेंट, है ना। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई मल्टीपल क्लासेस विद इन दी एड क्लास मेथड। इस तरह से इंपॉर्टेंट स्पेस ब्लू, तो ये हमें मल्टीपल क्लास सीएसएस में लगाना आता है एक एलिमेंट के ऊपर। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज़ होगा। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखो क्लास ऐड हो गया। jQuery रिमूव क्लास, अगर किसी एलिमेंट पर कोई क्लास पहले से अवेलेबल है तो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, रिमूव होगी क्लास। jQuery टॉगल क्लास, यानी कि बटन दबाओ क्लास लग गई, बटन दबाओ क्लास हट जाएगी, ऑन ऑफ काइंड ऑफ। jQuery CSS मेथड विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट फाइल। तो ये CSS कैसे काम करता है इसको देखें। द CSS मेथड सेट्स और रिटर्न्स वन और मोर स्टाइल प्रॉपर्टीज फॉर द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे CSS और प्रॉपर्टी का नेम। तो जैसे हमने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर। तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें बैकग्राउंड कलर मुझे रिटर्न कर रहा है कि पहला ले क्या है, रेड। ठीक है, सेट मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी का नेम कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो भी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे हमने डिफाइन किया बैकग्राउंड कलर येलो, फॉन्ट साइज 200%। ठीक है, क्लिक करा, सबका चेंज हो गया। jQuery रिमूव क्लास, अभी हम देख ही चुके हैं, अगर कोई क्लास लगा होगा तो वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। टॉगल हमने देख लिया है। फिर बात करते हैं डायमेंशंस, इसको समझो। With jQuery, it is easy to work with the dimensions of elements and browser window. The jQuery dimension method, width, height, inner height, outer height. ये जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट के अंदर। सो jQuery डायमेंशन, तो हमने बॉक्स मॉडल समझ रखा है ना। सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। तो ये जो पार्ट है ये हाइट, पैडिंग वाला पार्ट होता है इनर हाइट, फिर बॉर्डर वाला पार्ट होता है आउटर हाइट। ठीक है, और ये बिल्कुल मार्जिन वाला होता है आउटर हाइट टू, इस तरह से आउटर विड्थ। तो चले यहाँ से देखेंगे jQuery विड्थ एंड हाइट मेथड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसका डायमेंशन हम लोग गेट करेंगे। कितना लिखा रहा है, विड्थ है 300 और हाइट कितना है 100। दूसरा एग्जांपल देखें, इनर विड्थ और इनर हाइट कितना लिखा रहा है, इनर विड्थ सॉरी हमारा डिफ़ॉल्ट है 300 और 100। इनर विड्थ जो है वो कितना है 320। अब ये ऐसा कैसे हुआ, दोनों एग्जांपल ओपन करेंगे तो यहाँ देख रहे हो कुछ गैपिंग है ऊपर नीचे, यानी कि पैडिंग होगी, है ना। तो पैडिंग कितनी है, वो आपकी 10-10 पिक्सल की चारों तरफ से है। चेक करके देखो क्या लिखा रहा है, पैडिंग 10। अदरवाइज तो ऐसे चिपक के आना चाहिए था ना। अगर अभी आप यहाँ से डिस्प्ले करोगे तो कितना आ रहा है, 300 ही आ रहा है ना दोनों में। तो इसने देखो पता लगा लिया इनर विड्थ वाले एट्रीब्यूट से। ये देखो हमने यहाँ पर पता लगाया इनर विड्थ और हाइट कितनी है बताओ, तो पैडिंग को उसने टोटल कर लिया उसके अंदर। इसी तरह से आउटर विड्थ, अब ये बॉर्डर को भी अपने साथ कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तो एक पिक्सल का बॉर्डर लेफ्ट से, एक पिक्सल का बॉर्डर राइट से, टोटल कितना हो गया विड्थ में 2, टॉप से 1 पिक्सल, बॉटम से 1 पिक्सल, कितना हो गया टोटल 2। तो 300 टोटल विड्थ है, 20 का उसमें पैडिंग है, 10-10 लेफ्ट राइट से, और 2 पिक्सल का 1-1 पिक्सल आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से बॉर्डर है उसके अंदर। अब मार्जिन के साथ देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो कितना आ रहा है 328। तो इसमें मार्जिन भी हमारा ऐड हो गया जो उसके चारों तरफ है। ये सो jQuery मोर विड्थ एंड हाइट, हम लोग यहाँ पर अगर समझें इसको, डिस्प्ले डायमेंशंस ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड विंडो, कितना लिखा रहा है 1920। हाइट कितना आ रहा है 919, 1080 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी मैंने बताया था ये टास्क बार ये अपनी जगह लेता है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ से ब्राउज़र की जो विड्थ और हाइट है उसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मैं अब क्लिक करता हूँ, थोड़ा वेट करेंगे। अब कितना आ रहा है
हो गया। तो जो एड्रेस बार और जो नीचे का टास्क बार था वो दोनों जगह ले रहे थे, हमने फुल स्क्रीन कर दिया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल सेट्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिव एलिमेंट। तो हम पर्टिकुलर किसी को रिसाइज भी कर सकते हैं, ये काम आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। तो आज हमने समझा jQuery का बेसिक्स, इफेक्ट एंड HTML वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सिंग, एजेक्स एंड मिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी jQuery की प्रॉपर्टी हो जाएंगी पूरी, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। jQuery बहुत छोटी सी होती है। यहाँ पर क्या ना, लाइब्रेरी पहले से लिखी हुई है, बस छोटे छोटे फंक्शंस आपको बताने होते हैं, दैट्स इट। अब jQuery से क्या बना सकते हो, तो jQuery UI ये चीज़ें बना करती थी jQuery से। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अकॉर्डियन, तो आपको अगर ऐसा कुछ बनाना है तो ये jQuery से बना हुआ है, ठीक है। इसका कोई कोड आपको लगाना है, ये पूरा कोड यहाँ दिया हुआ है। यहाँ कुछ बनाना नहीं होता, लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो फंक्शन अकॉर्डियन यहाँ पर चल रहा है, ये आपकी jQuery लगी हुई है, ये सारे आपके बने हुए हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला jQuery इज़ आउटडेटेड, यूज़ नहीं होती, क्योंकि आप इसके बाद पढ़ने वाले हो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में ये सब चीज़ें पहले से ही आपको दी हुई हैं। अकॉर्डियन बनाना है, कुछ नहीं करना, सब बना है। हाँ, ठीक है। जल्दी नहीं, हमें अप्रॉक्स 6 महीने का टाइम तो लग ही रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट रहे ना, हमने छुट्टियां नहीं की। चलो ये फाइल आपको शेयर करता हूँ।